Hello everyone, welcome to my channel Flaws. Let us start with the MP Accommodation Control Act 1961 और इस एक्ट में हम बात करेंगे with section 1 to 20. 1 to 20 में जो भी important sections होंगे with respect to your upcoming paper, we'll be dealing with those sections only. और important sections की मैंने दो presentations बनाई हैं. This is part 1 which deals with section 1 to 20. The other part deals with 21 to 45. Now before starting let me tell you कि जो important sections हैं ये मैंने previous year के papers के analysis से निकाले हैं और उसके बाद मैंने इन्हें consolidate किया है. So without any delay let us start with sections. तो सबसे पहला जो important section है वो section 1 है which talks about the short title, extent and commencement. Short title इस particular act का है The Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961. Remember, it's not Accommodation Control Act, it's Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961. Extent की बात करें तो ये पूरे मध्य प्रदेश पे लागू होता है और commencement की बात करें तो 30th December 1961 इसकी commencement date है, इस दिन ये लागू किया गया है. Next you have section 2. Section 2 आपका definition से deal करता है. सबसे पहले आपकी accommodation की definition है. अकोमोडेशन का मतलब होता है बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग का पार्ट जो कि रेसिडेंशियल या फिर नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा हो और भी चीज़ें ये अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करता है जैसे कोई भी लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ना यूज़ किया जा रहा हो. रिमेंबर, ना यूज़ किया जा रहा हो. कोई भी गार्डन्स, गैराजेस, आउट हाउसेस या कोई भी ग्राउंड्स जो कि उस बिल्डिंग के पास हो, अपॉर्चुनेंट हो. नेक्स्ट कोई भी फिटिंग्स जो भी उस बिल्डिंग से अटैच्ड हो या फिर कोई फर्नीचर जो लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड किया हो वो सब अकोमोडेशन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट यू हैव द डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो कि रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड हो. ज़रूरी नहीं है कि लैंडलॉर्ड हमेशा उस अकोमोडेशन का ओनर ही हो. जो भी पर्सन रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड होता है वो लैंडलॉर्ड होता है. इसीलिए किसी भी प्रॉपर्टी का गार्जियन, किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी, रिसीवर भी लैंडलॉर्ड हो सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव मेंबर ऑफ द फैमिली. मेंबर ऑफ द फैमिली की डेफिनेशन में एक पर्सन के रिस्पेक्ट में उसका स्पाउस आता है, उसका बेटा आता है, अनमैरिड डॉटर आती है, मैरिड डॉटर नहीं आती है, उसके फादर आते हैं, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, पैटर्नल अंकल यानी चाचा, पैटर्नल अंकल्स वाइफ यानी चाची, उसकी विडो, उसके भाई का बेटा या फिर अनमैरिड डॉटर. ये सब लोग मेंबर ऑफ द फैमिली की डेफिनेशन में तभी आएंगे जब ये उस पर्सन के साथ जॉइंटली रह रहे हों. इन रिलेशंस के अलावा अगर कोई रिलेशन उस पर्सन के साथ जॉइंटली रह रहा है तो वो भी मेंबर ऑफ द फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होता है. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 3. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी टेल यू कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 11 क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मैंने ऑलरेडी एक पीपीटी बना दी है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाके उसको व्यू कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सेक्शन 3. सेक्शन 3 बात करता है कि कुछ ऐसी अकोमोडेशंस हैं जिनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता है. तो वो कौन सी अकोमोडेशंस हैं? सबसे पहले अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उस पर एक्ट लागू नहीं होगा. ऐसी कोई अकोमोडेशन जो कि लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है और साथ में वो एक्सक्लूसिवली नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करी जा रही हो, इन दोनों पे ये एक्ट लागू नहीं होता है. और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कुछ अकोमोडेशंस के ऊपर से हटा सकती है. कौन सी अकोमोडेशंस के ऊपर से? ऐसी अकोमोडेशंस जिनका रिलीजियस पर्पस हो, चैरिटेबल पर्पस हो या एजुकेशनल पर्पस हो या कोई मैटरनिटी होम हो और ऐसी अकोमोडेशन से जो भी इनकम आ रही है वो अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं. तो उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट चाहे तो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की एप्लीकेबिलिटी उन अकोमोडेशन से हटा सकती है. नेक्स्ट यू हैव चैप्टर 2 जो कि रेंट के प्रोविजंस के बारे में बात करता है. सेक्शन 4 से 11 इसके डिटेल प्रोविजंस हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सबसे पहले है सेक्शन 4. सेक्शन 4 बात करता है उन अकोमोडेशंस के बारे में जिनके ऊपर कुछ समय तक, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक चैप्टर 2 यानी प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट एप्लीकेबल नहीं होंगे. और वो कौन सी अकोमोडेशंस हैं? कोई भी अकोमोडेशन जो इस एक्ट के लागू होने के पहले या बाद में जिनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और उस कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन जिस दिन
जारी होती है, जिस दिन नोटिफाई किया जाता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, उस दिन से लेके 5 साल तक चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट, पूरा एक्ट नहीं बस चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट उन पे लागू नहीं होगा। उसके बाद आपका सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 कहता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड हो जाती है, उसके अलावा कोई अनलॉफुल चार्जेस ना ही लैंडलॉर्ड क्लेम करेगा और ना ही वो रिसीव करेगा। अनलॉफुल चार्जेस जैसे ना ही कोई प्रीमियम, ना ही कोई पगड़ी, ना ही कोई कंसिडरेशन, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, बस स्टैंडर्ड रेंट ही रिसीव करेगा लैंडलॉर्ड। दूसरी चीज, अगर लैंडलॉर्ड को कोई एडवांस रेंट रिसीव करना है, 1 महीने से ज्यादा का एडवांस रेंट रिसीव करना है, तो उसे पहले रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी, तभी वो ले सकता है। तीसरी सिचुएशन है कि कभी कभार क्या होता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है, जहां पर टेनेंट कहता है कि मैं इस अकोमोडेशन की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, पैसा लगाऊंगा, और इन रिटर्न जब इस अकोमोडेशन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो यू नीड टू प्रोवाइड मी दिस अकोमोडेशन होली और पार्टली। अब उस सिचुएशन में जो भी पैसा वो लगाता है टेनेंट, वो उसकी रेंट इन एडवांस होती है, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो अमाउंट वो लगा रहा है, जो भी रेंट उनके बीच में फिक्स हुई है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी रेंट फिक्स हुई है, वो रेंट जो भी 5 साल की रेंट बनती है उससे ज्यादा अमाउंट वो नहीं लगा सकता। 5 years की रेंट जो भी बनती है उससे ज्यादा अमाउंट टेनेंट नहीं लगा सकता फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट अकोमोडेशन। उसके बाद आपका सेक्शन 8 आता है, जो कि बात करता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर लैंडलॉर्ड स्टैंडर्ड रेंट को लॉफुली बढ़ा सकते हैं, 10% से बढ़ा सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले अगर आप इस एक्ट के पहले की बात करें तो चाहे लैंडलॉर्ड ने टेनेंट की कंसेंट ली हो अथवा ना ली हो, लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद इट्स इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी कि लैंडलॉर्ड टेनेंट की रिटन कंसेंट ले लें। उसके बाद अगर वो अकोमोडेशन में कोई इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, कोई एडिशनल ऑल्ट्रेशंस करवाना चाहते हैं, कोई स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशंस कराना चाहते हैं, तो वो 10% स्टैंडर्ड रेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड ऐसी ऑल्ट्रेशंस करवा रहे हैं जो कि उस अकोमोडेशन को डेकोरेट करने के लिए यूज होती है, या तो वो यूजुअल टेनेंटेबल रिपेयर्स हैं, या तो वो यूजुअली जो इम्प्रूवमेंट कराई जाती है अगर उस नेचर की है, तो ही कैन नॉट डू दैट। वो ऐसी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जिससे कोई एडिशनल या स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस हो रही हो। दूसरी चीज, अगर लैंडलॉर्ड कोई इलेक्ट्रिसिटी टैक्स या चार्ज भर रहे हैं, कोई वाटर टैक्स दे रहे हैं, तो वो क्लेम कर सकते हैं टेनेंट से। तीसरी चीज, हाउस टैक्स वो क्लेम नहीं कर सकते टेनेंट से, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 10 जो कि बात करता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स रेंट। इसमें बोला गया है कि कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देके अपनी अकोमोडेशन की स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करवा सकता है। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जब एप्लीकेशन आएगी तो वो सेक्शन 7 और 8 के सारे प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करेंगे और उसके बाद रेंट फिक्स कर देंगे। इन केस प्रिंसिपल्स कंप्लाई करने के बाद अगर उस अकोमोडेशन की रेंट फिक्स नहीं हो पा रही है, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिस अकोमोडेशन की रेंट फिक्स कर रही है उस वैसी ही अकोमोडेशन सेम लोकेलिटी में देखेगी और देखेगी उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन को क्या एमिनिटीज प्रोवाइडेड है, वहां पर क्या रेंट मिल रही है, और उस हिसाब से रेंट फिक्स कर देगी। जो भी रेंट फिक्स करेगी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो 12 महीने तक के लिए होगी। अगर लैंडलॉर्ड को 12 महीने से कम की अकोमोडेशन लेट आउट करनी है तो उस हिसाब से वो प्रोपोर्शनेटली अपनी रेंट डिटरमाइन कर ले। इसके बाद जो भी वो रेंट फिक्स करेगी वो रेंट का डेट भी बता देगी किस दिन से ये स्टैंडर्ड रेंट लागू होगी, और वो जो डेट होगी वो कब की होगी, जिस दिन लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने एप्लीकेशन दी है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को उसके 30 दिन के बाद की डेट ही होगी, उसके पहले की डेट नहीं रख सकते। सो आफ्टर 30 days from the date of application by the tenant or the landlord to the rent controlling authority. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 11 जो कि इंटरिम रेंट की बात करता है। इंटरिम रेंट के प्रावधान में लिखा हुआ है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ये इट्स मैंडेटरी ऑन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि वो एक प्रोविजनल रेंट फिक्स कर दें जो कि टेनेंट लैंडलॉर्ड को पे करेगा जब तक कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फाइनली डिसाइड नहीं कर लेती, फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कर देती कि इस पर्टिकुलर अकोमोडेशन की स्टैंडर्ड रेंट कितनी होनी चाहिए। सो दिस इज इंटरिम रेंट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेरियस ग्राउंड्स दे रखे हैं जिन ग्राउंड्स पे लैंडलॉर्ड एक सिविल सूट दायर कर सकते हैं अगेंस्ट द टेनेंट इन ऑर्डर टू एविक्ट दैट टेनेंट फ्रॉम द अकोमोडेशन। सो वो कौन से ग्राउंड है? सबसे पहला ग्राउंड जो बहुत ही कॉमन सेंस का ग्राउंड है कि अगर टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा है और लैंडलॉर्ड ने उसे नोटिस दिया, 2 महीने हो गए, अभी तक टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया, तो इस पर्टिकुलर केस में वो सिविल सूट दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेनेंट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है बाय सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि अगर टेनेंट 1 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट जब उसको सम्मन भेजे जाते हैं या अगर अपील दायर करी गई है तो फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ अपील 30 दिन के अंदर अगर वो अपने रेंट के सारे एरियर्स कोर्ट में आके जमा कर देता है और सब्सिक्वेंटली हर महीने की 15 तारीख को जो भी उस महीने का रेंट बनता है वो जाके कोर्ट में जमा कर देता है, तो उसे इस ग्राउंड पे एविक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ग्राउंड है अगर टेनेंट बिना लैंडलॉर्ड की रिटन परमिशन के उस अकोमोडेशन को सबलेट कर देता है तो उसे एविक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर टेनेंट ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, कुछ इनकंसिस्टेंट एक्ट है, कुछ ऐसा है जो कि लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को एडवर्सली या सब्सटैंशियली अफेक्ट कर रहा है, ये ग्राउंड है। नेक्स्ट, 6 महीने हो गए अकोमोडेशन लिए हुए, बिना किसी रीजनेबल कॉज के लैंडलॉर्ड उसको यूज ही नहीं कर रहा है जिस पर्पस के लिए उसने लिया है। सॉरी, नॉट द लैंडलॉर्ड, टेनेंट उसको यूज ही नहीं कर रहा है और 6 महीने हो गए हैं उस अकोमोडेशन को लिए हुए। नेक्स्ट, अकोमोडेशन अगर लैंडलॉर्ड को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए, बोनाफाइडली चाहिए, उसे अपने रहने के लिए चाहिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के रहने के लिए चाहिए, या अगर वो किसी के बिहाफ पे उसे होल्ड कर रहा है तो ओनर के बेनिफिट के लिए चाहिए, और ऐसी सेम अकोमोडेशन उस पर्टिकुलर सिटी में दूसरी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर वो दायर कर सकता है। और अगर कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन सुना दे तो उस पर्टिकुलर केस में पोजेशन उसको कब मिलेगी? आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि अब मान लीजिए लैंडलॉर्ड को अकोमोडेशन बोनाफाइडली चाहिए लेकिन नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए, तो उस केस में हो सकता है उसे अपना बिजनेस कैरी ऑन करना हो सकता है उसे अपने मेजर बेटों को कोई बिजनेस कराना हो, या अनमैरिड डॉटर को कोई बिजनेस कराना हो, या जिसके बेनिफिट के लिए वो अकोमोडेशन होल्ड कर रहा है उस ओनर को कोई बिजनेस करना हो, एंड ऐसी दूसरी अकोमोडेशन उस सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो उन परिस्थितियों में वो सूट दायर कर सकता है। एंड अगर कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन सुना देते हैं तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी होगी। पहली चीज तो पोजेशन वाली सेम है कि उसको पोजेशन 2 महीने बाद ही मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। दूसरी चीज, नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के केस में उसे कॉम्पनसेशन पे करना होता है टेनेंट को। कॉम्पनसेशन कितना देगा वो? अगर उसकी अकोमोडेशन ऐसी सिटीज में है जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, रतलाम हो गया, या रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, और बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं, वहां पर सिटीज के नाम प्रोवाइडेड हैं। अगर ऐसी जगह उसकी अकोमोडेशन है और पिछले 10 साल से टेनेंट वहां पर अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, तो जो भी उस अकोमोडेशन की एनुअल रेंट पे हो रही थी उसका डबल अमाउंट कॉम्पनसेशन लैंडलॉर्ड को टेनेंट को देना होगा। और अगर अकोमोडेशन कहीं और है, इन सिटीज में नहीं है, तो फिर आपको जो भी एनुअल रेंट है वही देना होगा, डबल नहीं देना होगा। सो इतना कॉम्पनसेशन लैंडलॉर्ड को टेनेंट को देना होता है जब वो नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बोनाफाइडली उसको अकोमोडेशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अकोमोडेशन अनफिट हो गई है, रहने लायक नहीं रही है, और जब तक अकोमोडेशन खाली नहीं करी जाएगी तब तक उसे ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अकोमोडेशन लैंडलॉर्ड को बोनाफाइडली चाहिए क्योंकि उसे रेनोवेशन कराना है, ऑल्टरेशन करानी है, और ये सब काम तब तक नहीं हो सकता जब तक अकोमोडेशन खाली ना कर दी जाए। और जब कोर्ट इस रिस्पेक्ट में ऑर्डर पारित करेगी तो पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगी कोर्ट कि जो भी रिकंस्ट्रक्शन लैंडलॉर्ड प्रपोज कर रहे हैं, इससे जो जिस पर्पस के लिए अकोमोडेशन लेट आउट करी गई थी वो पर्पस ना ऑल्टर हो जाए, चेंज ना हो जाए। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कोई वेकेंट पोजेशन इनके अकोमोडेशन के बगल में थी टेनेंट की, वो उन्हें दी नहीं गई थी और उसने जबरदस्ती उसको एक्वायर करके अपना कुछ बना लिया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो ये ग्राउंड है एविक्शन का। नेक्स्ट, सर्विस में था टेनेंट लैंडलॉर्ड के, इसलिए उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई थी, सर्विस खत्म तो अब उसे अकोमोडेशन छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, बोला गया कि अगर कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट में फाइल्ड है, ठीक है, जहां पर जो सर्विस से रिलेटेड है कि टेनेंट सर्विस में था भी कि नहीं था, तो उस केस में यहां पर सूट लाए नहीं करेगा फॉर एविक्शन।
नेक्स्ट बोला गया है कि अगर टेनेंट अकोमोडेशन को कोई सब्सटैंशियल डैमेज पहुंचा रहा है तो वहां पर उसे एविक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर टेनेंट उस डैमेज को रिपेयर कर दे या फिर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दे लैंडलॉर्ड को, तो ऐसा ऑर्डर पारित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यू हैव इज कि अगर टेनेंट ने नोटिस दे दिया लैंडलॉर्ड को कि मैं आपकी अकोमोडेशन छोड़ रहा हूं, और उसके बाद लैंडलॉर्ड ने एग्रीमेंट कर लिया किसी और के साथ, सेल एग्रीमेंट कर लिया, और अब टेनेंट उस अकोमोडेशन को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये एक परिस्थिति है जहां पर एविक्शन का सूट दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट, टेनेंट बिना किसी रिटन परमिशन के लैंडलॉर्ड की कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करा लेता है अकोमोडेशन पे जिससे अकोमोडेशन की वैल्यू कम हो गई है, तो वहां पर दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर टेनेंट उस अकोमोडेशन को ओरिजिनल कंडीशन में वापस ले आए और साथ साथ अगर चाहे तो वो लैंडलॉर्ड को अगर कॉम्पनसेशन पे कर दे, तो एविक्शन का ऑर्डर पारित नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर अकोमोडेशन एक ओपन लैंड है और लैंडलॉर्ड उस पर अपना घर बनवाना चाहता है या कोई बिल्डिंग बनवाना चाहता है, तो वो एविक्ट करवा सकता है टेनेंट को। नेक्स्ट, टेनेंट बिना लैंडलॉर्ड की रिटन परमिशन के अकोमोडेशन का कोई ऐसा पोर्शन अपने ऑक्यूपाई कर लेता है जो उसको अलॉट नहीं किया गया, तो वहां पर उसे एविक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर टेनेंट उस पोर्शन को वापस कर दे और साथ साथ कॉम्पनसेशन पे कर दे लैंडलॉर्ड को, तो फिर ये ऑर्डर पारित नहीं किया जाएगा। लास्ट है कि अगर टेनेंट को किसी भी लॉ के अंदर कन्विक्ट किया गया है, किस चीज के लिए, कि वो अकोमोडेशन को इमोरल या इलीगल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा था, तो उसे एविक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसपे आपके टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर सब टेनेंसी लॉफुली क्रिएट करी गई है, यानी अगर सब टेनेंट को लैंडलॉर्ड की परमिशन से अपॉइंट किया गया है, तो उस परिस्थिति में अगर कोई एविक्शन का ऑर्डर टेनेंट के अगेंस्ट पारित होता है तो वो सब टेनेंट पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर सब टेनेंट को उसकी पार्टी बनाया गया था उस केस की, तो उसके ऊपर लागू होगा। नेक्स्ट, अगर लैंडलॉर्ड ने उस अकोमोडेशन को एक्वायर किया है बाय परचेज या जैसे भी ट्रांसफर होकर लैंडलॉर्ड के पास वो अकोमोडेशन आई है, और उस अकोमोडेशन में पहले से अगर कोई टेनेंट रह रहा था, तो लैंडलॉर्ड 1 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से लेके 1 साल तक उस टेनेंट के अगेंस्ट कोई भी एविक्शन का सूट दायर नहीं कर सकते, उसके बाद ही कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 12। नाउ यू हैव सेक्शन 13। अभी हमने पढ़ा कि अगर टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा है, लैंडलॉर्ड ने उसे 2 महीने का नोटिस दिया, 2 महीने खत्म हो गए, फिर भी उसने रेंट पे नहीं करी, तो लैंडलॉर्ड उसके अगेंस्ट एविक्शन का सूट दायर कर सकता है। अब सेक्शन 13 यहाँ पे टेनेंट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बोलता है कि अगर टेनेंट विद इन 1 मंथ, जब भी उसको नोटिस ऑफ अपील आ रहा है, अगर अपील दायर हुई है या फिर अगर समन्स भेजे जा रहे हैं उसको, तो उसके 1 महीने के अंदर जो भी उसका रेंट का अरियर है, अगर वो कोर्ट में जाके जमा कर दे और हर महीने की 15 तारीख को जो भी उस महीने का रेंट बनता है वो कोर्ट में जमा करता रहे, तो उसके अगेंस्ट एविक्शन का सूट पारित नहीं होगा। और इन केस अगर टेनेंट को कोई डिस्प्यूट है कि कितना अमाउंट पे करना है रेंट का, क्या कितना एग्जैक्टली अमाउंट होना चाहिए, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, एंड उस केस में कोर्ट एक प्रोविजनल रेंट फिक्स कर देंगे और उसके बाद टेनेंट वो प्रोविजनल रेंट जाके कोर्ट में डिपॉजिट कर देगा। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर टेनेंट जो है उसको कोई डिस्प्यूट है कि रेंट एग्जैक्टली पे किसको होना है, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, तो उस केस में अगेन वो कोर्ट में फाइल कर देगा इस बात की एप्लीकेशन। उसके बाद कोर्ट डायरेक्ट कर देंगे टेनेंट को कि तुम आके कोर्ट में डिपॉजिट कर दो, और साथ में ये भी डायरेक्शन पारित कर देंगे किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है, किसी भी पर्सन इन द सेंस लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड के अंदर जो भी क्लेम कर रहे हैं उन्हें अलाउड नहीं होगा उस अमाउंट को विड्रॉ करना जो टेनेंट ने एज अ रेंट डिपॉजिट किया है, जब तक केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए। लास्ट चीज ये है कि अगर कोर्ट सैटिस्फाइड हो गया इस बात से कि टेनेंट ने यहाँ पे जबरदस्ती बोला कि रेंट का अमाउंट क्लियर नहीं है या किसको रेंट पे करनी है ये क्लियर नहीं है, और उसने झूठा डिस्प्यूट दायर किया, या फिर उसने जो भी उसको टाइम अलॉट किया गया था उसमें उसने रेंट जमा नहीं करी कोर्ट में, तो उस पर्टिकुलर केस में टेनेंट का जो डिफेंस है वो स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 13। नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 14 दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन सबलेटिंग। इसमें बोला गया है कि कोई भी टेनेंट अब सबलेट नहीं कर सकता और अपनी राइट्स अकोमोडेशन में किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना लैंडलॉर्ड के रिटन कंसेंट के।
और लैंडलॉर्ड रिटन कंसेंट देने के लिए किसी भी प्रकार की पगड़ी का डिमांड नहीं कर सकते, किसी प्रकार की प्रीमियम का डिमांड नहीं कर सकते, और ना कोई और कंसिडरेशन डिमांड कर सकते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर्स एंड रीबिल्डिंग एंड री एंट्री। इसमें बोला गया है कि जब भी अकोमोडेशन की आवश्यकता है कि वो अनफिट हो गई है रहने के लिए या फिर उसमें कुछ ऑल्टरेशंस कराने हैं, और जब तक वो खाली नहीं करी जाएगी तब तक ये सब काम नहीं कराया जा सकता। तो उस केस में कोर्ट टेनेंट से पूछेंगे कि एविक्ट होने के बाद क्या तुम वापस इस अकोमोडेशन में आना चाहते हो। तो अगर टेनेंट बोलता है हाँ वो आना चाहता है, तो कोर्ट इस बात को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद एक डेट बता देंगे कि इस डेट को तुम लैंडलॉर्ड को इसकी पोजेशन दे देना, और उसके बाद लैंडलॉर्ड को डायरेक्शंस दिए जाएंगे कि जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए कंस्ट्रक्शन का, उसके 1 महीने के अंदर टेनेंट को पोजेशन वापस रिस्टोर कर देना। इन केस लैंडलॉर्ड 1 महीने तक कोई काम ही नहीं करता है, या तो वो काम कंप्लीट कर देता है लेकिन 1 महीने तक वो पोजेशन रिस्टोर नहीं करता है, तो उस केस में टेनेंट वापस अप्लाई करेंगे कोर्ट को, और वो डायरेक्शंस पारित करेगा कोर्ट लैंडलॉर्ड को कि वापस पोजेशन दिलवाई जाए, और अगर कोर्ट चाहे तो कॉम्पनसेशन भी टेनेंट को दिला सकता है। सो दिस इज सेक्शन 18। फिर आता है आपका सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है कि जहां पर लैंडलॉर्ड कोई कंपनी है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, और ऐसे लैंडलॉर्ड्स को अपनी अकोमोडेशन चाहिए जहां पर वो अपने एम्प्लॉयज को रख पाए या फिर अपनी एक्टिविटीज को फर्दर ऑन कैरी कर पाए, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड को वो अकोमोडेशन की पोजेशन दिला देगा, खाली करा के, जो भी उसमें रह रहा है टेनेंट उससे खाली करा के दिला देगा अकोमोडेशन की पोजेशन। सो दिस इज सेक्शन 20। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 1 to 20। ये इस पार्ट में है। दूसरा पार्ट जो आपका 21 से 45 है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन जस्ट गो विद पार्ट 2। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स से की एनालिसिस से मैंने निकाले हैं, और in case you want MCQs also, then you need to just ping down. If you need it, I'll surely make a video on the important MCQs relating to Rent Control Act. Thank you so much for watching.